Hello everyone, welcome back to my channel. So today is our MRP on ENT. MRP is the must remember point for NORCET exam. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is on ENT, ear, nose and throat, वो like हमारा anatomy, physiology and उसके जो most important disorders है that will be asked in the NORCET exam, वो आज हम cover करेंगे, right? So start करते हैं with थोड़ा सा हम anatomy के बारे में, that is something important वाला कि ईयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हमारे दो फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ऑफ ईयर, दैट इज हियरिंग में प्लस बैलेंस दैट इज इक्विलिब्रियम में, दोनों में ईयर काम करता है, ठीक है ना. एंड अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें सो क्रेनियल नंबर 8, क्रेनियल नर्व जो हमारा 8th क्रेनियल नर्व है दैट इज वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जो है बेसिकली ईयर में ईयर को सप्लाई करता है. एंड जो कॉक्लियर नर्व है ना वो हियरिंग में हेल्प करते हैं, कॉक्लियर नर्व जो है वो हियरिंग में हेल्प करते हैं. एंड जो वेस्टिब्यूलर नर्व है ना दैट विल हेल्प इन बैलेंस में, राइट. सो हियरिंग एंड बैलेंस दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे ईयर का. तो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलर इन बैलेंस एंड कॉक्लियर नर्व इन हियरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना. एंड बेसिकली जो ईयर है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और हमारा इनर ईयर, राइट. सो ये हमारा आउटर ईयर या फिर एक्सटर्नल ईयर है. सो एक्सटर्नल ईयर में बेसिकली हमारा पिन्ना इंक्लूड है एंड प्लस जो हमारा ऑडिटरी कनाल है वो इंक्लूड है, राइट. सो पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल जो है हमारा एक्सटर्नल ईयर में इंक्लूड है. एंड बेसिकली जो एक्सटर्नल ईयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना दैट इज की दैट कलेक्ट द साउंड. जो भी हम बोलते हैं ये जो पिन्ना है वो क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है ना. सो साउंड कलेक्शन में बेसिकली काम करता है एक्सटर्नल ईयर. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर इज कलेक्शन ऑफ साउंड. एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है दैट इज पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, राइट. कमिंग टू मिडल ईयर. सो मिडल ईयर में बेसिकली हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है. एंड दिस ऑसिकल्स, ऑसिकल्स में हमारे 3 इंपॉर्टेंट बोन्स है वो आपको पता होना चाहिए. सो ऑसिकल्स में हमारे 3 इंपॉर्टेंट बोन्स है दैट इज मिस. कैसे याद रखना है आपको, मिस से, दैट इज मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, है ना. सो मैलियस है, इनकस है और हमारा स्टेपिस है. 3 इंपॉर्टेंट बोन ऑफ मिडल ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है ना. सो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक कैविटी हो गया, ऑसिकल्स हो गया एंड स्टूचियन ट्यूब, स्टेचियन ट्यूब, ठीक है ना. सो ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ मिडल ईयर का, ठीक है ना. दिस इज द स्टेचियन ट्यूब. स्टेचियन ट्यूब से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज की स्टेचियन ट्यूब का इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये बेसिकली जो मिडल ईयर को नेजोफेरिंग्स से कनेक्ट करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट कनेक्ट द मिडल ईयर टू नेजोफेरिंग्स एंड इट कंट्रोल द प्रेशर इन द मिडल ईयर. सो मिडल ईयर का प्रेशर को कंट्रोल करता है एंड इट कनेक्ट द मिडल ईयर टू नेजोफेरिंग्स, ठीक है. एंड मिडल ईयर का काम क्या है, जो भी साउंड कलेक्ट हुआ है, एक्सटर्नल ईयर ने साउंड को जो कलेक्ट किया है उसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा टू द इनर ईयर एंड उसको एम्पलीफाई करके, है ना. सो एम्पलीफिकेशन ऑफ द साउंड एंड ट्रांसमिशन टू द इनर ईयर, ये बेसिकली फंक्शन है हमारा मिडल ईयर का, राइट. कमिंग टू हमारा इनर ईयर. सो इनर ईयर में हमारे बोनी लेबिरिंथ है एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है. मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में हमारा कॉक्लियर हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया, है ना. सो दिस इज द इनर पार्ट, है ना. सो ये हमारा इनर ईयर, पूरा इनर ईयर है. इसमें हमारा बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है. सो मेम्ब्रेनस में लाइक कॉक्लियर, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कनाल है. सो कॉक्लियर हमारा हियरिंग में हेल्प करता है ना. और वेस्टिबुलर जो है वो बैलेंस में पार्टिसिपेट करता है एंड सेमी सर्कुलर कनाल भी बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है ना. सो इनर ईयर बेसिकली हियरिंग एंड बैलेंस में काम करता है कि जो भी साउंड आया है वो साउंड को मिडल ईयर ने एम्पलीफाई कर दिया एंड वो एम्पलीफिकेशन होके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके बेसिकली हमारे ब्रेन को जाएगा. सो ये हियरिंग और बैलेंस पे इनर ईयर क्या करता है, काम करता है, ठीक है ना. देन 2 वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं दैट इज द पेरीलिम्फ एंड एंडोलिम्फ, ठीक है ना. सो पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेरीलिम्फ, पेरी मतलब कि पेरी में, है ना. सो इट इज प्रेजेंट इन बोनी लेबिरिंथ, बोनी लेबिरिंथ ऑफ स्काला वेस्टिब्यूल एंड स्काला टिम्पैनी में प्रेजेंट होता है. एंड पेरीलिम्फ का इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो पेरीलिम्फ फ्लूइड है, सो जो फ्लूइड है ना वो सिमिलर टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरह है. जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का जो कंपोजिशन है ना वैसे ही हमारा पेरीलिम्फ का कंपोजिशन है. सो बेसिकली इसमें कैसा होता है, सोडियम ज्यादा होता है, हाई सोडियम एंड लो पोटेशियम होता है. सो इट इज सिमिलर टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, राइट. सो दैट इज पेरीलिम्फ, है ना. एंड पेरीलिम्फ का काम क्या है, पेरीलिम्फ फ्लूइड का काम है साउंड कंडक्शन में हेल्प करता है. एंड दूसरा हमारा है एंडोलिम्फ. सो एंडोलिम्फ मतलब कि वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में होता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता
है, सेमी सर्कुलर कनाल है ना। सो ये हमारा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है एंड इसका जो कंपोजिशन है दैट इज सिमिलर टू इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, दैट इज कि सोडियम क्या होगा, कम होगा एंड पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम ज्यादा होगा, दैट इज सिमिलर टू इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। एंड एंडोलिम्फ का काम क्या है, दैट इज एसेंशियल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस में। सो एंडोलिम्फ हियरिंग और बैलेंस में काम करता है, पेरिलिम्फ साउंड को कंडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है ना। सो ये हमारी एनाटॉमी थी ऑफ ईयर। उसके बाद अगर हम ह्यूमन ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड वेव का पूछे, सो दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। सो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा दैट इज द इंफ्रासोनिक, इट इज ऑल्सो नॉट ऑडिबल, है ना, ये भी ऑडिबल नहीं है। एंड अगर 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगा दैट इज अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड, सो इट इज ऑल्सो नॉट audible, है ना। So 20 hertz to 20,000 hertz is the audible range for human beings. It is also the important questions asked in many times in the exam, ठीक है ना। So 20 hertz to 20,000 hertz is the audible range for human beings, ठीक है। Coming to degree of hearing loss. So degree of hearing loss basically audiometry से हम confirm करते हैं। So hearing loss में normal जो hearing है that is 0 to 25 decibel है, ठीक है। Mild hearing loss कब बोलेंगे, mild hearing loss अगर 26 to 40 डेसिबल का हो तो हम उसको माइल्ड हियरिंग लॉस बोलते हैं। मॉडरेट में अगर 41 to 55, सो 26 to 40 माइल्ड एंड देन 41 to 55 इज मॉडरेट। एंड सिवियर कब बोलेंगे, सिवियर व्हेन 71 to 90 के बीच में, है ना। 71 to 90 इज सिवियर एंड प्रोफाउंड मतलब कि कंप्लीटली व्हेन मोर देन 90 डेसिबल पे भी अगर नहीं हो रहा है, उसको आवाज नहीं जा रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, देन इट इज नोन एज प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे बेसिकली हमें लाइक एड्स या फिर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली, है ना। सो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, ठीक है। कमिंग टू हमारा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ लाइक कैसे साउंड आता है, कैसे वो ट्रांसफर होता है, कैसे हमारा ब्रेन उसको सेंस करता है। सो सबसे पहले साउंड आता है एंड जो पिन है वो साउंड को कलेक्ट करेगा, राइट। एंड वो साउंड कहाँ जाएगा, ईयर ड्रम के पास जाएगा, दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास जाएगा। तो यहाँ से साउंड कलेक्ट हुआ एंड ये साउंड हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे कहाँ पे चले गए, यहाँ पे ईयर ड्रम के पास आया एंड देन ईयर ड्रम क्या होगा, वाइब्रेट होगा। सो साउंड वेव यहाँ पे आया ऑडिटरी कनाल के थ्रू ईयर ड्रम के पास आया एंड ईयर ड्रम क्या होगा, वाइब्रेट होगा। एंड जैसे ही वाइब्रेट होगा ये साउंड वेव कहाँ चला जाएगा, ऑसिकल्स के पास चले जाएगा। ऑसिकल्स मतलब कि हमारे मेलियस, इनकस और स्टेपिस जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट बोन है वहां पे जाएगा। एंड इसका काम क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑसिकल्स है वो क्या करेगा, जो भी साउंड वेव अंदर आया ना उसको एम्पलीफाई कर देगा, है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ से साउंड आया था कंडक्ट होके, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास वाइब्रेट हुआ, वो अंदर गया और जो हमारे ऑसिकल्स है उसको क्या कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे। एम्पलीफिकेशन होने के बाद वो जो साउंड है वो कहाँ जाएगा, स्टेपिस के थ्रू ओवल विंडो के पास जाएगा, राइट। ओवल विंडो के बाद फिर वो कहाँ जाएगा, कॉकलिया के पास जाएगा। कॉकलिया के पास हेयर सेल्स है एंड हेयर सेल्स क्या होंगे, बेंट होंगे, है ना। एंड बेंट होंगे एंड ये क्या करेंगे, जो भी अभी तक साउंड आया था एम्पलीफाई होके उस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर सेल्स क्या करेंगे, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देंगे एंड वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन को जाएगा एंड देन हम सेंस करेंगे क्या आवाज है, लो पिच है, हाई पिच है, क्या है, वॉट एवर, सो सेंस करेंगे। सो दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो ये हेयर सेल्स का क्या काम है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑसिकल्स क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड कैसे कहाँ कहाँ से आता है, दिन कैसे ब्रेन को जाता है, सो ये प्रॉपर जो स्टेप्स है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू हमारा वेबर टेस्ट एंड रिनीज टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। सो टिल नाउ हमने डिस्कस कर लिया कि क्या एनाटॉमी है, क्या फिजियोलॉजी है एंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, ठीक है ना। सो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। देन कमिंग टू वन वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में जो हम यूज करते हैं दैट इज वेबर टेस्ट एंड रिनीज टेस्ट। सो वेबर एंड रेनी टेस्ट में क्या करते हैं, सो वेबर एंड रेनी टेस्ट में, वेबर टेस्ट में बेसिकली क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेबर टेस्ट एंड रेनी टेस्ट का क्या क्या फंक्शन है। सो सबसे पहले वेबर टेस्ट क्या करता है, द इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कि इट डिटेक्ट द यूनिलेटरल हियरिंग लॉस एंड डिफरेंशिएट द बिटवीन कंडक्टिव वर्सेस सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो
वेवर टेस्ट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इट डिटेक्ट की यूनिलेटरल हियरिंग लॉस किस ईयर में हियरिंग लॉस है। सो यूनिलेटरल हियरिंग लॉस डिटेक्ट करता है, प्लस डिफ्रेंशिएट करता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस में, एंड हमारा सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में डिफ्रेंशिएट करता है। कैसे करता है आगे हम पढ़ेंगे। बट रेनी टेस्ट का काम क्या है? रेनी टेस्ट जो है वो कंपेयर है, इट कंपेयर द ईयर कंडक्शन विथ बोन कंडक्शन। ओके, सो इट कंपेयर द एयर कंडक्शन विथ बोन कंडक्शन, दैट इज रेनी टेस्ट। सो वेवर टेस्ट में हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉक होता है, सो ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट करते हैं, उसको हम फोरहेड पे या फिर नजल ब्रिज पे या फिर वर्टेक्स पे, ये 3 पोजीशन होता है, वहां पे रखते हैं। रखने के बाद क्या होना चाहिए नॉर्मली कि दोनों कानों में, दोनों ईयर्स में नॉर्मली इक्वल साउंड हमें मिलना चाहिए, है ना। सो नॉर्मल हियरिंग कब बोलेंगे? व्हेन साउंड हर्ड इक्वल इन बोथ ईयर। अगर दोनों ईयर्स में इक्वल साउंड हर्ड है देन इट मीन्स कि नॉर्मल हियरिंग है ना। कंडक्टिव हियरिंग लॉस कब बोलेंगे? कि जब हमने वर्टेक्स पे हमने ट्यूनिंग फॉक को रखा एंड लेट सपोज इस वाले ईयर में मुझे ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है, ज्यादा मुझे हियरिंग हो रहा है, इट मींस यहाँ पे क्या है, दैट इज द कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। सो कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब है कि साउंड लाउडर इन अफेक्टेड ईयर, है ना। सो अगर ये ईयर अफेक्टेड है तो इसमें आपको ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करे मिलेगा एंड इसमें कम मिलेगा। सो दैट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। एंड सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होगा? साउंड लाउडर इन नॉर्मल ईयर। सो नॉर्मल ईयर में ज्यादा आपको सुनाई देगा एंड जो अफेक्टेड ईयर है उसमें आपको कम सुनाई देगा। सो दैट इज सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सो नॉर्मल में आपको दोनों में इक्वल होगा, ठीक है। एंड अगर कंडक्टिव होगा तो जो बैड होगा वहां पे ज्यादा सुनने को मिलेगा, एंड अगर सेंसोरी न्यूरल होगा तो अगर जो गुड ईयर है वहां पे ज्यादा सुनने को मिलेगा। सो दैट इज द डिफरेंशिएशन इन वेवर टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कमिंग टू रेनिस टेस्ट। सो रेनिस टेस्ट क्या है? इट कंपेयर द एयर कंडक्शन विथ बोन कंडक्शन, है ना। सो नॉर्मली क्या होता है कि हमने ट्यूनिंग फॉक को वाइब्रेट किया, उसको हम मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखेंगे। मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखने के बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि जब आपको वाइब्रेट स्टॉप हो जाएगा तो बताना है। पेशेंट बोलेगा हाँ वाइब्रेशन स्टॉप हो गया, देन हम उसको पिना के पास रखेंगे। देन पूछेंगे कि अब आपको हियर मतलब आपको आवाज आ रही है इसकी वाइब्रेशन की? तो पेशेंट बोलेगा हाँ आ रही है। इट मीन्स कि एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन, राइट। सो इवन एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन, इट मीन्स इट इज नॉर्मल रेनिस टेस्ट है एंड इट इज पॉजिटिव। सो इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पॉजिटिव रेनिस टेस्ट एंड नेगेटिव रेनिस टेस्ट। सो पॉजिटिव रेनिस टेस्ट का मतलब है कि नॉर्मल है, मतलब कि एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन, राइट। नेगेटिव का मतलब है एबनॉर्मल, मतलब कि बोन कंडक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे आपने रखा है मेस्टॉइड प्रोसेस पे, जब आप वाइब्रेशन स्टॉप हो गया आपने यहाँ पे रखा तो पेशेंट बोलेगा नहीं मुझे नहीं आवाज आ रही है, मुझे वाइब्रेशन नहीं मिल रही है। इट मीन्स बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन, सो इट मीन्स इट इज नेगेटिव और एबनॉर्मल रेनिस टेस्ट, राइट। सो ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हो गया। देन कमिंग टू, अगर हम इन सिंपल डायग्राम में अगर हम बताएं तो क्या है। सो वेवर टेस्ट में क्या होगा कि अगर नॉर्मल वेवर टेस्ट होगा तो मतलब कि सेंट्रल, मतलब कि दोनों में इक्वल होगा, दोनों ईयर में इक्वल आपको दोनों ईयर में आपको इक्वल वाइब्रेट मिलेगा, ठीक है ना। रेनिस टेस्ट में क्या होगा? एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन, ठीक है ना। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होगा? इट इज लेटरलाइज टू अफेक्टेड ईयर, है ना, लेटरलाइज टू अफेक्टेड ईयर। जो ईयर अफेक्टेड है उसमें ज्यादा आपको वाइब्रेशन मिलेगी, ज्यादा उसमें हियरिंग होगी, लेटरलाइज टू अफेक्टेड ईयर, ठीक है ना। एंड इन रेनिस टेस्ट में कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होगा? बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन, मीन्स रेनिस टेस्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होगा? लेटरलाइज टू नॉर्मल ईयर, लेटरलाइज टू नॉर्मल ईयर। जो नॉर्मल ईयर है वहां पे आपको ज्यादा वाइब्रेशन होगा, ठीक है ना। सो लेटरलाइज टू नॉर्मल ईयर एंड इन रेनिस टेस्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मीन्स एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन, ठीक है। सो ये आपको बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज की कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या होता है, एंड मिक्स में मतलब कि कंडक्टिव प्लस सेंसोरी न्यूरल दोनों होगा। एंड सेंट्रल हियरिंग लॉस क्या होता है? सो कंडक्टिव मतलब कि कंडक्शन में प्रॉब्लम है, जो साउंड जा रहा है उसके कंडक्शन में प्रॉब्लम है, सी मतलब कि प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल और मिडल ईयर में। सो अगर एक्सटर्नल और मिडल ईयर में प्रॉब्लम है दैट ब्लॉक द साउंड कंडक्शन टू इनर ईयर, सो दैट इज नोन एज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। की अगर लेट सपोज
वो जो वैक्स है बहुत ज़्यादा वैक्स इम्पैक्टेड है, सो जो भी साउंड है वो प्रॉपर ट्रेवल नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली ट्रेवल होके हमारे इनर ईयर तक नहीं रीच हो पा रहा है। सो दैट मीन्स कि प्रॉब्लम कहाँ है, कंडक्शन में प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल और मिडल ईयर दैट ब्लॉक द साउंड कंडक्शन टू इनर ईयर, दैट इज नोन एज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सो बेसिकली इसमें हियरिंग एड से ठीक हो जाता है ना। सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या होता है कि डैमेज ऑफ इनर ईयर में, कॉक्लिया में, या फिर ऑडिटरी जो नर्व्स है, तो नर्व में प्रॉब्लम है, इनर ईयर में प्रॉब्लम है, कॉक्लियर में प्रॉब्लम है, सो दैट इज नोन एज सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, है ना। एंड इसमें बेसिकली अगर कॉक्लियर में प्रॉब्लम है तो कॉक्लियर इम्प्लांटेशन करनी पड़ती है ना। एंड सेंट्रल हियरिंग लॉस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको ईयर में प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन में प्रॉब्लम है ना। सो डैमेज टू सेंट्रल ऑडिटरी पाथवेज और ऑडिटरी कॉर्टेक्स, बेसिकली ब्रेन में प्रॉब्लम है, मतलब कि प्रॉपरली जो साउंड है वो कंडक्शन प्रॉपर हो गया है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया है, बट वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो पाथवे में प्रॉब्लम है, जो हमारा ऑडिटरी जो पाथवे है वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर ब्रेन में ही प्रॉब्लम है, तो उसको जो भी साउंड है उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है। सो दैट मीन्स सेंट्रल है, सेंट्रल लेवल पे प्रॉब्लम है, तो सेंट्रल हियरिंग लॉस होगा। तो इन दैट प्रॉब्लम इन साउंड प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होगा। सो ये हमारा होता है कॉक्लियर कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड सेंट्रल हियरिंग लॉस। मिक्स बोले तो इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस प्लस सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस दोनों होगा, तो उसको हम मिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। कमिंग टू कम्युनिकेशन, अगर ऐसे पेशेंट में हियरिंग लॉस वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें कम्युनिकेशन का 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज की स्पीकिंग स्लोली एंड क्लियरली। ऐसा नहीं कि बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना है, बहुत स्क्रीम करना है, नहीं, यू हैव टू स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, धीरे धीरे बोलना है, आराम आराम से बोलना है, ठीक है ना। एंड नॉर्मल वॉल्यूम होना चाहिए एंड लोअर पिच पर बोलना है एंड फेस टुवर्ड्स द क्लाइंट व्हाइल स्पीकिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। Then coming to the disorder, like the important disorder that will ask in the NOSTED exam. So first is epistaxis. So epistaxis, you know, that is the bleeding from nose, right? So epistaxis का very important thing is most common site पूछते हैं एग्जाम में कि most common site of epistaxis क्या है, that is हमारा लिटिल्स एरिया, जिसको हम किसल्स बैक प्लेक्सस भी बोलते हैं। सो दिस इज हमारा किजल बैक प्लेक्सस है। सो हमारा एक होता है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस, एक होता है हमारा पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। सो जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस है ना, दैट इज मोस्ट कॉमन होता है एंड बेसिकली किसमें देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में ये बेसिकली एंटीरियर एपिस्टेक्सिस ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना। और एंटीरियर एपिस्टेक्सिस का जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग है दैट इज किजल बैक प्लेक्सस, जिसको हम लिटिल्स एरिया भी बोलते हैं, लिटिल्स एरिया भी बोलते हैं। सो दिस इज द एरिया, मतलब ये हाईली वस्कुलर एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमारे 5 इंपॉर्टेंट आर्टरी आके यहाँ पे अनास्टोमोस्ट करती है। सो दिस इज वेरी हाईली वस्कुलर एरिया एंड यहीं से ब्लीडिंग होती है इन एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में। सो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि लिटिल्स एरिया में कौन कौन सी आर्टरी आके मिलती है, सो दैट इज एंटीरियर एथमोइड आर्टरी, पोस्टीरियर एथमोइड आर्टरी, है ना। सो एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, एंड सुपीरियर लेवियल आर्टरी, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी एंड स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। सो ये 5 इंपॉर्टेंट आर्टरी यहाँ पे आके एनास्टोमोस्ट होती है एंड दिस इज द कॉमन साइट फॉर एंटीरियर एपिस्टेक्सिस एंड मोस्ट कॉमन साइट फॉर ब्लीडिंग इन द चिल्ड्रन, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। अगर पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस पूछ लिया तो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस बेसिकली हाइपरटेंसिव पेशेंट में देखने को मिलता है एंड जो उसका जो एरिया है दैट इज नोन एज वुड रफ प्लेक्सिस, है ना, वुड रफ प्लेक्सिस, दैट इज द मोस्ट कॉमन ओरिजिन फॉर पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। सो ये 2 चीजें पता होना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर लेट सपोज एपिस्टेक्सिस हो रहा है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज हो रहा है, तो क्या आपका मैनेजमेंट, फर्स्ट मैनेजमेंट क्या होगा, दैट इज कि पेशेंट को हमें सिट अपराइट करना है, मतलब ऐसे लिटाना नहीं है, लिटाना इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि आपने उसको लिटाया तो क्या हो सकता है, एस्पिरेट हो सकता है ना। सो पेशेंट को हमें सीधा बिठाना है, सिट अपराइट, लीन फॉरवर्ड, ऐसे लीन फॉरवर्ड करना है एंड पिंच द सॉफ्ट एरिया, पिंच द सॉफ्ट एरिया ऑफ नोज एंड अप्लाई द कोल्ड कंप्रेस, है ना। सो ऐसा नहीं, लोग क्या करते हैं उसको लिटा देते हैं, है ना, एंड जो भी ब्लड आ रहा है उसको लाइक स्वेलो करना है, नो, ये सारा नहीं करना है, जस्ट सिट एंड लाइक पिंच एंड ऐसे फॉरवर्ड ऐसे करना है सो दैट आप एस्पिरेट ना कर पाए, है ना। सो एस्पिरेशन से अवॉइड करने के लिए हमें ये मैकेनिज्म फॉलो करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एपिस्टेक्सिस, राइट।
कमिंग टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज स्विमर्स ईयर। तो स्विमर्स ईयर्स में बेसिकली आपको क्या याद रखना है, स्विमर्स ईयर जिसको हम एक्सटर्नल ओटाइटिस भी बोलते हैं। सो स्विमर्स ईयर और एक्सटर्नल ओटाइटिस का मतलब क्या है, इट इज इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। सो एक्सटर्नल ऑडिटरी जो कनाल है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओटाइटिस और स्विमर्स ईयर। तो स्विमर्स ईयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन है दैट इज वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। सो वाटर रिटेंशन बेसिकली लाइक स्विमिंग वगैरह करते हैं तो वाटर चला जाता है, या फिर ड्यूरिंग बाथिंग जो वाटर है अंदर चला जाता है, एंड फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन की वजह से बेसिकली एक्सटर्नल ओटाइटिस होता है, ठीक है ना। सो मोस्ट कॉमन जो कॉज है फॉर स्विमर्स ईयर और एक्सटर्नल ओटाइटिस दैट इज वाटर रिटेंशन। उसके अलावा बैक्टीरियल कॉज भी होते हैं, ट्रॉमा भी होता है ना, बट मोस्ट कॉमन इज वाटर रिटेंशन, ठीक है। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें फॉर स्विमर्स ईयर और एक्सटर्नल ओटाइटिस दैट इज द इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन टू एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, तो उसमें बेसिकली पेन सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड जो पेन है ना वो सबसे ज्यादा सीवियर होगा जब आप पिन्ना को पुल करोगे या फिर ट्रैगस को प्रेस करोगे, तो है ना। सो वर्स ऑन पुलिंग द पिन्ना और प्रेसिंग द ट्रैगस, पेन क्या हो जाएगा और वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वर्स्ट हो जाएगा। उसके अलावा ईचिंग भी हो सकता है, ईयर डिस्चार्ज भी हो सकता है, हियरिंग लॉस भी हो सकता है ना। सो दिस इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ स्विमर्स ईयर और एक्सटर्नल ओटाइटिस, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज अकोस्टिक न्यूरोमा। सो अकोस्टिक न्यूरोमा क्या है, कभी भी ओमा वर्ड आता है ना, इट मीन्स कि कुछ ट्यूमर, कुछ लाइक कैंसरस डेवलप हो रहा है ना। सो अकोस्टिक न्यूरोमा इज द ट्यूमर ऑफ द स्वान सेल ऑफ क्रेनियल नंबर 8, है ना। जो 8th क्रेनियल नर्व है ना, 8th क्रेनियल नर्व ऑफ स्वान सेल में अगर ट्यूमर फॉर्मेशन होता है तो उसको हम अकोस्टिक न्यूरोमा बोलते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली अकोस्टिक न्यूरोमा में ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है दैट इज की यूनिलेटरल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा यहाँ पे, क्योंकि क्रेनियल नर्व 8th में प्रॉब्लम है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा एंड दैट विल बी यूनिलेटरल होगा। उसके अलावा टिनाइटस भी हो सकता है ना। सो दिस इज द मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर दैट यू शुड नो रिगार्डिंग अकोस्टिक न्यूरोमा। एंड ये क्या होता है, बेसिकली क्रेनियल नंबर जो 8th है उसमें ट्यूमर फॉर्मेशन होता है ना। सो ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। सो ये हमारे डिसऑर्डर है। कमिंग टू ओटाइटिस मीडिया। सो ओटाइटिस मीडिया देखो, हमारा एक था ओटाइटिस एक्सटर्नल ओटाइटिस मतलब कि बाहर, मतलब कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होना। ऐसे ही ओटाइटिस मीडिया का मतलब है, मीडिया मतलब मिडल ईयर में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होना इज नोन एज ओटाइटिस मीडिया, ठीक है ना। सो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर इज नोन एज ओटाइटिस मीडिया, राइट। सो अगर मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया फॉर ओटाइटिस मीडिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स फॉर ओटाइटिस मीडिया। उसके अलावा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो गया, मुरगजेला कैटेरेलिस हो गया, है ना, ये भी कॉज करते हैं। वायरस में पूछे तो वायरस में रेस्पिरेटरी सिंस्टियल वायरस भी क्या करता है, ओटाइटिस मीडिया कॉज कर सकता है ना। सो दैट इज ओटाइटिस मीडिया। कमिंग टू ओटाइटिस मीडिया के टाइप्स होते हैं, लाइक हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो गया, है ना, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो गया, है ना, सब एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो गया। सो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मतलब कि लेस देन 3 वीक है, वो है। सब एक्यूट का मतलब कि 3 वीक से लेके 3 मंथ के बीच में हुआ है तो उसको हम सब एक्यूट बोलते हैं। एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया लाइक आफ्टर 3 मंथ, लाइक मोर देन 3 मंथ से है तो उसको हम क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया बोलेंगे, ठीक है ना। सो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मोस्ट कॉमनली बेसिकली देखा जाता है, ठीक है ना, एंड मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में ज्यादातर देखा जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होगा, ऑफकोर्स इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा, पेन होगा, ऑफकोर्स फीवर होगा एंड हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम ओटोस्कोपी करते हैं सो ओटोस्कोपी में आपको रेड बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आप इंस्पेक्ट करोगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया है। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो एकदम रेड बल्ज होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट, अपने याद रखना है फॉर ओटाइटिस मीडिया। एंड इसमें जो हमारा मैनेजमेंट होता है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स हो गया, है ना। उसके अलावा अगर अंदर डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज को हम ड्रेन कर सकते हैं, या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पूरा परफोरेट हो रखा है तो उसमें हम प्लास्टी भी करते हैं ना। सो बेसिकली मेरिंगोटोमी होता है और एक हमारा मेरिंगोप्लास्टी होता है। सो मेरिंगोटोमी में क्या करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, इंसीजन डाल के, इंसीज करके जो ड्रेन है उसको
रिमूव करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज मेरिंगोटोमी। मेरिंगोप्लास्टी में क्या करते हैं, मेरिंगोप्लास्टी में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को और ऑसिकल्स को क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो दैट इज मेरिंगोप्लास्टी, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मेरिंगोटोमी और मेरिंगोप्लास्टी, सो दैट इज की पोजीशन। फर्स्ट इज पोजीशन। तो आफ्टर मेरिंगोप्लास्टी हम पेशेंट को कैसा पोजीशन देते हैं, दैट इज लेटरल पोजीशन विथ ऑपरेटेड ईयर डाउन, सो दैट जो भी डिस्चार्ज है वो नीचे ड्रेन हो जाए, है ना, प्रॉपर ड्रेन हो जाए। तो जो अफेक्टेड ईयर था उसको हमें डाउन रखना है और लेटरल पोजीशन देना है और हेड थोड़ा सा एलिवेट रखना है। सो दिस इज द पोजीशन। उसके अलावा जो ईयर है उसको ड्राई एंड क्लीन रखना है एंड स्टेराइल कॉटन से कवर करके रखना है, एंड जब भी वो स्टेराइल कॉटन जब शॉक्ड हो जाएगा तो उसको चेंज करना है, ओके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ टाइम तक हमें स्ट्रेनस एक्टिविटी हो गया, स्ट्रेनिंग हो गया, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, हैवी वेट लिफ्टिंग जो है वो सब अवॉइड करने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रैपिड आई मूवमेंट भी नहीं करना होता है, ठीक है ना। एंड इन केस अगर ईयर डिस्चार्ज एक्सेसिव हो गया है, ठीक है ना, या फिर एकदम से सीवियर पेन होने लगा है, फीवर हो गया है, या फिर एकदम से सडन हियरिंग लॉस हो गया है, तो आपको इन्फॉर्म करना है या फिर पेशेंट को भी एजुकेट करना है कि आपने एकदम से अगर एक्सेसिव ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, फीवर आपको आ गया है, सडन हियरिंग लॉस हो गया, तो आपको हॉस्पिटल आना है, ठीक है ना। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू एजुकेट योर पेशेंट। देन कमिंग टू अवॉइड वाटर एंट्री फॉर लाइक एटलीस्ट 1 वीक तक हमें पेशेंट को बोलना होता है कि अंदर ईयर के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, तो आपको लाइक बाथ हेयर जो हेड वॉश है वो अवॉइड करना होता है, लाइक ऐसे करो कि पानी अंदर ना जाए, ठीक है ना। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मेरिंगोप्लास्टी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज ओटोस्क्लेरोसिस। सो ओटोस्क्लेरोसिस क्या है ना, दैट इज की फर्स्ट ऑफ ऑल ओटोस्क्लेरोसिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज जेनेटिक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सो ऑटोसोमल डोमिनेंट हेरिडिटरी और जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसका है, ऑफ मिडल ईयर। मिडल ईयर में बेसिकली जो हमारा ऑसिकल्स जो बोन है ना, वो जो बेसिकली जो स्टेपिस है वहाँ पे एबनॉर्मल डिपोजिशन हो जाता है बोन का। सो स्टेपिस क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, क्योंकि बेसिकली मिडल ईयर का प्रॉब्लम है ना, सो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। सो इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ऑफ मिडल ईयर in which abnormal bone deposition around the stapes foot plate leading to stapes fixation and conductive hearing loss। तो 2 important thing इसमें मिलेगा आपको, stapes fixation and conductive hearing loss, ठीक है ना। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे बाइलेटरल धीरे धीरे दैट इज प्रोग्रेसिव कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, एकदम से नहीं होगा, बाइलेटरल होगा, धीरे धीरे कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा एंड स्वॉर्ड्स साइन देखने को मिलेगा, दैट इज पिंकिश डिस्कलरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, पिंकिश डिस्कलरेशन ऑफ tympanic membrane that is known as Swartz sign, और tinnitus that is ringing sensation and percussis vilici, मतलब कि better heard in नॉइजी इन्वायरमेंट, है ना। नॉइजी इन्वायरमेंट में आपको अच्छे से बेटर सुनाई देगा, दैट इज परक्यूसिस विलाइसी, टिनाइटस, स्वॉर्ड्स साइन, बाइलेटरल प्रोग्रेसिव कंडक्टिव हियरिंग लॉस, इसमें आपको ऑटोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। रिनीज टेस्ट क्या होगा, आप खुद सोचो, इसमें क्या हो रहा है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रहा है ना। सो कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रहा है, सो रिनीज टेस्ट क्या होगा, दैट इज नेगेटिव होगा। रिनीज टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। वेवर टेस्ट क्या होगा, लेटरलाइज टू अफेक्टेड ईयर, है ना, लेटरलाइज टू अफेक्टेड ईयर होगा, लेटरलाइज टू अफेक्टेड ईयर होगा। एंड हमारा ऑडियोमेट्री में क्या होगा, ऑडियोमेट्री में हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, ठीक है ना। उसमें मैनेजमेंट क्या होता है, हियरिंग एड्स लगाते हैं, क्योंकि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो हियरिंग एड्स कर सकते हैं, या फिर इन सम केसेस स्टेपेडेक्टोमी या फिर स्टेपेडोटोमी किया जाता है, मतलब कि जो स्टेपिस है उसको रिमूव करते हैं, वहाँ पे प्रोस्थेसिस लगा देते हैं, प्रोस्थेटिक्स लगा देते हैं, दैट इज स्टेपेडेक्टोमी, या फिर स्टेपेडोटोमी, मतलब कि वहाँ पे होल क्रिएट करके वहाँ पे लाइक प्रोस्थेसिस भी लगा देते हैं। सो दैट इज स्टेपेडेक्टोमी हो गया या फिर स्टेपिडोटोमी हो गया, दैट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट इन ओटोस्क्लेरोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेरिडिटरी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है ना।
उसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज प्रेसबाइक्यूसिस। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से क्या आ सकता है, प्रेसबाइक्यूसिस इज द मोस्ट कॉमन हियरिंग लॉस इन द एल्डर। सो मोस्ट कॉमन हियरिंग लॉस इन एल्डर पेशेंट इज प्रेसबाइक्यूसिस। सो प्रेसबाइक्यूसिस क्या है, दैट इज द हियरिंग लॉस है विथ एजिंग। सो एजिंग के साथ धीरे धीरे हियरिंग लॉस दैट इज नोन एज प्रेसबाइक्यूसिस। सो एजिंग, बाइलेटरल, प्रोग्रेसिव, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है यहाँ पे, ठीक है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो हियरिंग लॉस होगा वो सेंसोरी न्यूरल होगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो रहा है वो अंदर हो रहा है, इनर ईयर में प्रॉब्लम की वजह से होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या प्रॉब्लम होता है। सो इट इज एजिंग की वजह से, विथ एजिंग बेसिकली एल्डरली में आपको प्रेसबाइक्यूसिस देखने को मिलेगा। एंड इट इज बाइलेटरल, प्रोग्रेसिव, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डीजनरेशन ऑफ ऑडिटरी नर्व फाइबर, है ना। ऑडिटरी नर्व जो क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व जो एर्थ है उसमें डीजनरेशन की वजह से, या फिर जो हेयर सेल्स है जो कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है, हेयर सेल में डीजनरेशन की वजह से, या फिर कॉक्लिया में, ठीक है ना। एंड रिड्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड टू द इनर ईयर। सो बेसिकली इनर ईयर में ही सारा प्रॉब्लम हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे हियरिंग एड्स भी लगा सकते हैं, एंड इन सीवियर केसेस में कॉक्लियर इम्प्लांटेशन की भी नीड होती है, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रेसबाइक्यूसिस, यू हैव टू रिमेंबर, राइट। कमिंग टू मेनियर्स डिजीज। सो मेनियर्स डिजीज में क्या होता है, अभी हमने पेरिलिम्फ पढ़ा था और एंडोलिम्फ पढ़ा था। सो एंडोलिम्फ हमारा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में रहता है, राइट। एंड जो हमारा एंडोलिम्फ का जो कंपोजिशन है दैट इज सिमिलर टू इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है ना। सो मेनियर्स डिजीज में क्या होता है, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर। इसमें क्या होता है कि जो एंडोलिम्फ है वो एक्सेस हो जाता है। सो दैट इज मेनियर्स डिजीज। सो इट इज द डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर that is caused by excess एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड। सो जो एंडोलिम्फ है वो एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रॉपरली, या तो वो एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है या फिर वो जो जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एंडोलिम्फ है वो एक्सेस हो गया है। सो दैट इज नोन एज मेनियर्स डिजीज, ठीक है ना। सो एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स और मेनियर्स डिजीज दोनों सेम नेम है। इट इज द डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर दैट इज कॉज्ड बाय एक्सेस एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड। सो इसमें ट्रायड ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेनियर्स डिजीज में आपको ट्रायड ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है, दैट इज VHT। सो V मतलब कि वर्टिगो होगा एंड दिस वर्टिगो इज एपिसोडिक और सीवियर होगा। वर्टिगो यू नो दैट इज फीलिंग ऑफ लाइक स्पिनिंग और डिजीनेस, है ना। सो वर्टिगो, हियरिंग लॉस, H for हियरिंग लॉस, एंड जो हियरिंग लॉस होगा वो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा क्योंकि इनर ईयर में प्रॉब्लम है ना। एंड टिनाइटस। सो दिस 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स सीन इन मेनियर्स डिजीज। उसके अलावा लाइक ओरल फुलनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब कुछ होगा, ठीक है ना। सो देखो इसमें वर्टिगो होता है ना, तो जब भी पेशेंट को वर्टिगो वाला फेस हो तो यहाँ पे सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने सेफ्टी का ध्यान रखना है। जब भी पेशेंट अगर वर्टिगो फेस में चल रहा है तो आपको पेशेंट को बेड रेस्ट बोलना है, बेड रेस्ट देना है, फॉल होने से बचाना है पेशेंट को। सो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। उसके अलावा लो सॉल्ट डाइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट हमें पेशेंट को बताना है। एंड डायूरेटिक्स देते हैं क्योंकि जो एंडोलिम्फ एक्सेस है तो हम डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे। एंड सर्जरी में पूछे तो सर्जरी में क्या करते हैं, एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन करते हैं। सो दैट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ मेनियर्स डिजीज, ठीक है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज, लेट सपोज कि वैक्स या फिर सिरोमिन एकदम इम्पैक्ट हो गया तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, बाय इरिगेशन विथ नॉर्मल सलाइन। हम जो वैक्स है या फिर सिरोमिन है उसको रिमूव करते हैं। एंड रिमूविंग ऑफ वैक्स और सिरोमिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पे, जब हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर परफोरेटेड है, तो रिमूवल ऑफ वैक्स और सिरोमिन क्या है, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है ना। एंड लेट्स सपोज अगर कुछ फॉरेन बॉडी अगर आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपके ईयर के अंदर है, सो फॉरेन बॉडी को कैसे रिमूव करते हैं, बाय फोर्सेप्स के थ्रू रिमूव करते हैं। कभी भी वैक्यूम नहीं लगाना है, अवॉइड वैक्यूम, है ना। एंड लेट्स सपोज अगर इंसेक्ट्स अंदर चला गया है तो सबसे पहले हम मिनरल ऑयल या फिर डाइल्यूटेड अल्कोहल हम इंस्टिल्ड करते हैं एंड देन फोर्सेप्स से इंसेक्ट्स को रिमूव करते हैं। सो ये आपको कुछ पॉइंट याद करनी है रिगार्डिंग अगर ईयर के अंदर कुछ चला गया है तो, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट हमारा ENT का जो हमारा ईयर
का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था ये आपको याद करना है, ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग हमारा ENT। सो अनाटमी हमने डिस्कस कर लिया, फिजियोलॉजी भी हमने डिस्कस कर लिया, एंड कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स है हमने वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारी MRP होगी दैट विल बी ऑन हमारा आई के ऊपर होगा। आई में जो भी इंपॉर्टेंट हमारा अनाटोमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, एंड हमारे जो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो प्लीज आप इन टॉपिक अगर आपने पढ़ रखा है देन वेल एंड गुड, जस्ट रिवाइज दैट, एंड अगर नहीं पढ़ रखा तो प्लीज इसको आप लाइक जिस टाइम मैं पढ़ा रही हूँ उसी टाइम आप नोट्स बनाने की कोशिश करो। मतलब आप ये मत बोलो कि मुझे PDF दे दो, PDF से आप जस्ट आपका रखा रह जाएगा। अगर आप अभी पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, फटाफट अपने शॉर्ट नोट्स बना दिया तो आपको रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी, रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, रिवीजन में आपका टाइम सेव होगा और आपको समझ में आएगा, है ना। सो ट्राई करो कि उस टाइम फटाफट नोट्स बनाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।